नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की जलवायु और वहां पर पाई जाने वाली मिट्टियों की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बिहार की दृष्टि से। और जैसे कि अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 30 सितंबर को, तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। जिनका अच्छा नहीं भी गया है उनके लिए भी कि आप कड़ी मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिनका अच्छा गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप मेंस की तैयारी लग करके करिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई नो आपको ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है बट लेकिन फिर भी चलिए। तो बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो होंगी आपकी ऑनलाइन होंगी पूरी तरह से। यह बैच आपका 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यहाँ पर 50% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कोर्स पर, यानी कि 50,000 फी है, आपको अभी सिर्फ जमा करनी है 25,000। अब देख लेते हैं कोर्स में क्या क्या शामिल है। तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। वैधता की यदि मैं बात करूं कि कितने समय तक हम यह कोर्स देख सकते हैं, तो 1 वर्ष की वैधता है आपकी। इसमें आप असीमित बार देख सकते हो। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी। नियमित आपके क्लास टेस्ट होंगे इसमें, और प्रत्येक खंड और विषय के प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्रिंटेड कैसे दिए जाएंगे? तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस संस्थान द्वारा लिया जाएगा और आपको हर मंथ जो भी आपके नोट्स होते हैं आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। यदि एक साथ आप फी नहीं जमा कर सकते हैं, किसी को आर्थिक रूप से कोई समस्या है, तो आप इसे 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 10, 10 और 10। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर और वेबसाइट शो हो रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत होगी कहां से? बिहार के मैप से। हाँ, मैं बिहार को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अंत तक आपका साथ दूंगी, हमेशा एंड में बिहार ही पढ़ाऊंगी मैं। और आप लोगों के कमेंट भी मैंने पढ़े थे, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मेरे को प्यार और सपोर्ट देते हो इसके लिए। तो बिहार से ही शुरू करते हैं। कुछ अलग प्रोग्राम है हमारा, तो उसके थ्रू मैं हर एक स्टेट डिस्कस करवा रही हूँ, लेकिन मेरा जो मेन फोकस स्टेट होने वाला है वो बिहार ही है। चलिए देखते हैं अब बिहार का। ये हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, सबसे बात कर ले, इसका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है? तो आपका किशनगंज होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा होने वाला है? तो गया आपका सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद देख लेते हैं कि आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है बिहार का? तो दैट इज कैमूर। इसके बाद देख लें कि नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? तो आपका होगा वेस्ट चंपारण। अब देख लेते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, लेकिन शुरुआत करती हूं तो मैं आपको बताती हूं कि बिहार के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ साझा करता है कौन? दैट इज नेपाल, जहां पर अभी कल आपका भूकंप आया था। भूकंप के झटकों से थोड़ा आप भी परेशान हुए होंगे, लेकिन बिहार के साइड भूकंप नहीं था। चलिए, तो भूकंप आया कल, तो उसका एपिसेंटर क्या था? नेपाल था, 6.2। तो यही है हमारा नेपाल, जहां पे कल हल्के से लोगों को डरा दिया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। राज्य की सीमा, यानी कि राज्य से कौन कौन सी इसकी सीमाएं लग रही हैं? तो वेस्ट बंगाल से लगती हैं, झारखंड से लगती हैं, जो कि इसी का पार्ट था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं किससे? उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। तो 3 राज्य हो गए, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और साथ ही आपका झारखंड हो गया, जो कि राज्य की सीमाएं साझा कर रहे हैं। कोई भी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ किसकी है? यहाँ पर नेपाल की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी प्रमुख मिट्टियों से। देखिए, मिट्टी और जलवायु उस क्षेत्र के लोगों का बिहेवियर, खान पान, रहन सहन, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताती हैं। इसलिए जलवायु और मिट्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इवन वहां पर क्या उत्पादित होगा, कितनी मात्रा में उत्पादित होगा, कौन से खनिज वहां पर पाए जाएंगे, किसकी मात्रा अधिक होगी, कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी, ये भी वहां की स्थिति के बारे में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, इन सारी चीजों पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। वहां की जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, वहां की मिट्टी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, और इवन आपकी जलवायु, आपका नेचर, रूप, रंग, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि मिट्टी कहते किसे हैं। हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी की हमें
थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसकी परिभाषा जैसे कि हम कह सकते हैं पता होनी चाहिए। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहां पर फैले हुए मोटे, मध्यम, बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक जो कण होते हैं, इन्हीं कणों को, ये जो मिश्रित कण होते हैं, इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। और यदि हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और मृदा का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो इसको मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए मिट्टी हम किसे कहते हैं और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा, अब बात कर लेते हैं कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर आने वाला है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाएंगी? देखिए, बिहार का आपने ये क्षेत्र देखा, मैप देखा, ये हो गया आपका एक, यहाँ पर आपका ये वाला हिमालयी रीजन है, ये पूरा आपका तराई क्षेत्र आ जाता है क्योंकि गंगा का मैदान यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये पठारी क्षेत्र आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, इधर कैमूर का पठार, रोहतास का पठार। ठीक, तो ये वाला जो है ना उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर उत्तर जो क्षेत्र है यहाँ की मिट्टियां हो गई, फिर दक्षिणी क्षेत्र की मिट्टियां हो गई। तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे बिहार की मिट्टियों को, उत्तरी क्षेत्र की मिट्टियां, दक्षिणी क्षेत्र की मिट्टियां। उत्तरी क्षेत्र की मिट्टियों में आपका डिवाइडेशन और भी आ जाते हैं, इसी में आपकी तराई क्षेत्र की मिट्टी भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है क्या कि बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब कैसे पाई जाएंगी? दक्षिणी क्षेत्र की मिट्टी अलग होंगी, पठारी क्षेत्र जो होता है उसकी मिट्टी अलग होंगी, तराई क्षेत्र की अलग होगी, हिमालयी क्षेत्र वाली जो मिट्टियां हो जाती हैं वो अलग हो जाएंगी। ठीक है, मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी से लेकर के कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी यानी कि लाल और लैटराइट मिट्टी शामिल है। यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, साथ ही साथ आपकी लैटराइट और लाल मिट्टी। अच्छा, इसका कलर रेड और लैटराइट मिट्टी ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि उस मिट्टी में आयरन की उपस्थिति होती है, इसलिए उसका कलर जो हो जाता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, बिहार की मिट्टी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात यदि मैं करूं तो इसमें कौन कौन से डिवाइडेशन आ जाते हैं? आपका आता है पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ पाई जाती है और बल सुंदरी पाई जाती है। इसके बाद दक्षिण बिहार की मिट्टी की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर टाल मिट्टी पाई जाती है, करैल या केवाल मिट्टी पाई जाती है और बलथर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे ये जो बल सुंदरी मिट्टी है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पर्वत पादीय मिट्टी, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पर्वत पादीय मिट्टी मिलेगी। इसके बाद आते हैं तराई क्षेत्र की मिट्टी, तो ये वाला आपका क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको तराई क्षेत्र की मिट्टी प्राप्त होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी, और ये इसके नीचे का जो क्षेत्र, अब नवीन जलोढ़ मिट्टी आएगी तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसके नीचे दब जाती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगी। तो ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया और ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया। तो इसी तरीके से इसमें कॉन्फ़िगरेशंस आपके बताए गए हैं कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? पर्वत पादीय मिट्टी या पीडमोंट दलदल मिट्टी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीडमोंट मिट्टी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पीडमोंट मिट्टी किसको कहते हैं? जो पर्वतीय मिट्टी होती है या पर्वतपादी मिट्टी होती है उसी को पीडमोंट मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए स्पेशली यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है। अब एक चीज और, लास्ट अभी जो आपका बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी का पेपर हुआ है 30 सितंबर को, यदि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर देखे होंगे बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं डिस्कस करवा रही थी, तो उसमें से टोटल आपके यदि मैं काउंट कर पाऊं तो 6 क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे गए हैं। कभी मैंने एक्सप्लेनेशन में उसके बारे में बताया। एज इट इज क्वेश्चन आपका सोना वाला आया था। ठीक है, कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, मैंने उसको 2 लेक्चर में बताया है कि जमुई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य वाला क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आया था कौन सा? नर्मदा नदी वाला, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे। नवीन जो आपकी प्रदूषण नीति लॉन्च की गई है, तो कब तक 2047 तक उसको एक्सीड करके ले जाना है, पूरा करना है, तो उसके बारे में बताया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चंस थे वो आए थे। अगर आपने सही से लेक्चर देखे होंगे तो आपको मिले जाएंगे, जो अभी बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपका आया था, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज मौजूद थे।
चलिए आप देख लेते हैं। तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। तो पश्चिमी चंपारण मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, सुमेश्वर श्रेणी, इसी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी रहती है और यहाँ पर इसीलिए आप देखोगे कि चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि चावल के लिए क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में होता है। यह उपजाऊ मिट्टी है। यह मृदा मुख्य रूप से धान व गन्ने के लिए अनुकूल है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जहां पर ज्यादा पानी की फसलें चाहिए तो वहां पर धान क्या है, यहाँ पर ज्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए धान इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। साथ ही साथ गन्ने का उत्पादन भी इस क्षेत्र में ज्यादा होता है और बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। आ जाते हैं अब तराई मिट्टी। तो इसका विस्तार कहां से है, बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक इसकी सीमा पाई जाती है, और जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। और यहाँ पर आपकी तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वह पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा और पीला होता है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं आपको कंकड़ व रेत की मात्रा भी दिख जाएगी, क्योंकि तराई क्षेत्र की मिट्टी है ना, तो तराई में आप देखते होंगे कंकड़ पत्थर हल्के बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें मध्यम श्रेणी में उर्वरता के साथ ही साथ पर्याप्त आर्द्रता भी पाई जाती है। यहाँ पर आप मोटे अनाज के उत्पादन के लिए यह अनुकूल एक तरीके से हो सकती है। जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है, आप देखोगे जो रेत होती है, यानी कि गंगा का मैदान हुआ, तो बीच में वहां कहीं कहीं पर पैचेस छोड़ देती है गंगा। ठीक है, तो वो जो बालू आपकी होती है वहां पे लोग खीरा, गाजर और आप देखोगे कि खरबूज, तरबूज ये सब उगाए जाते हैं। तो इनके उत्पादन के लिए वो जो बीच का क्षेत्र होता है या तराई का जो क्षेत्र होता है बच जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है, रेत का जो क्षेत्र होता है। इसके बाद आते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया कि नदी अपने साथ जब प्रवाहित होती है बहुत सारे अवसाद और खनिज लेकर के आती है, और ये प्रत्येक वर्ष लेकर के आती है। तो इसी को प्रत्येक वर्ष क्या है, वो पुरानी मिट्टी जो होती है वो ढक जाती है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, और उसके ऊपर जो नई परत पड़ जाती है इसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अपने साथ अवसाद लाती है और इसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी की पट्टी के दक्षिण में इस पट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, जिसका सर्वाधिक विस्तार यदि देखा जाए तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इसका रंग क्या होता है, गाढ़ा भूरा या काले रंग की यह मिट्टी होती है, और इसमें काफी उर्वरक शक्ति पाई जाती है, यानी कि ये खेती के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें धान, जूट और गेहूं की फसल उगाई जाती है। कौन कौन सी, धान, जूट और गेहूं की फसलें। आगे आ जाते हैं बल सुंदरी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के दक्षिण भाग में बेसिकली यह पाई जाती है। इस मिट्टी को उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और इस मिट्टी में 30% से अधिक हमारे चूने की मात्रा पाई जाती है, जो कि इस मिट्टी की प्रकृति कैसे बना देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, यह हल्का भूरा रंग, गहरा भूरा रंग और सफेद होता है। मतलब इस मिट्टी का जो रंग की यदि मैं बात करूं तो हल्का भूरा, गहरा भूरा और सफेद प्रकार की पाई जाती है। यद्यपि यह निम्न उर्वरता की मिट्टी होती है, लेकिन सिंचाई से इसमें मोटे अनाज की जो फसलें हैं वे उगाई जा सकती हैं। अब कौन सी फसलें हैं, तो मक्का, ईख, धान, गेहूं और तंबाकू यहाँ पर उत्पादित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बागान भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों से होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वहां पर यह मिट्टी आपकी पाई जाएगी। अब देख लेते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियां, और साथ ही इसके बाद हम आगे देखेंगे जलवायु कि कौन सी जलवायु कहां पाई जाती है। टाल मिट्टी या ताल की मिट्टी, गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर यह मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी बारीक से मोटे कड़ों वाले धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। ठीक है, यह अत्यधिक उर्वरक मिट्टी पाई जाती है, यानी कि उर्वरता इस मिट्टी में ज्यादा होती है, परंतु वर्षा के दिनों में जलमग्न रहने से यहाँ पर खरीफ की फसल मतलब उत्पादित करना असंभव हो जाता है, क्योंकि पानी रहता है, पानी की वजह से यहाँ पर कोई भी फसल उत्पादित नहीं हो पाती है। यह रबी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज प्राप्त होती है, और यहाँ पे जो रबी की जो फसलें होती हैं वह यहाँ पर उत्पादित की जा सकती हैं।
करेल या किवाल मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास का जो क्षेत्र है यहां से लेकर के गया, पटना, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक फैला हुआ है। इसका रंग कैसा होता है तो गहरा भूरा, पीला और हल्के पीले रंग का देखा जाता है। इसमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है और साथ ही साथ जल सोखने की जो शक्ति होती है इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में धान, गेहूं, बाजरा, अरहर इन सब का प्रमुखता उत्पादन किया जाता है और यहाँ सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। वह ईख की भी खेती की जा सकती है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अत्यधिक मात्रा में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पर हम ईख यानी गन्ने इसकी भी खेती कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं बलथर मिट्टी। तो गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जहां छोटे नागपुर पठारी का हिस्सा है वहां से आरंभ होता है और बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार पाया जाता है। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, छोटा ही क्षेत्र है जहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल की जो उच्च भूमि है वहां तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, इसका रंग हल्का पीला और लाल होता है। लाल किस वजह से होता है, मैंने बताया वहां पर आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती होगी। कौन सी आयरन, चलो मैं अच्छे से ही लिख देती हूँ। यहाँ पर आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता होगा, ठीक है, इसलिए लाल होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति है इसकी और इसमें रेत के कंकड़ बहुलता में प्राप्त होते हैं जिस कारण देर तक पानी इसमें नहीं ठहरता है। इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इसमें अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाजों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, आगे आ जाते हैं, बिहार की जलवायु की बात करेंगे। देखिए जलवायु किसे कहते हैं, मतलब मौसम डिफरेंट है, जलवायु आपकी डिफरेंट है। जहां पर कुछ जैसे मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, पत्थरों से टूटते हैं, मिट्टी दो प्रकार से आपकी विभाजित की जाती है। कैसे, एक दो जो चट्टानों से टूट करके कई वर्ष लगते हैं उसको, तब जाकर के छोटे छोटे कणों में टूट करके वो मिट्टी बनती है। एक आपकी वो मिट्टी होती है जो नदियां बहा करके लाती हैं, वो वाली मिट्टी हो गई। एक जो प्राकृतिक तरीके से बनती है उसको बहुत टाइम लगता है। वैसे ही आपका क्या हो जाता है, मौसम और जलवायु टाइप हो जाता है। कैसे, किसी क्षेत्र का मौसम है, वहां पर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, वो एक डिफरेंट चीज होगी कि यहाँ मौसम में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यही मौसम किसी एरिया में सालों साल तक रहते हैं, मतलब चले आ रहे हैं, हो गए 1000 साल, तो वहां की वो क्या बन जाती है, उसको हम कहने लगते हैं कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं उसको जलवायु के रूप में, तो उसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है कि हजारों सालों तक वहीं पर वो चीजें चल रही हैं। ठीक, पहले क्या था, हमारी कहते हैं ना पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, फिर धीरे 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 ठंडी हुई, फिर यहाँ पर मानव का विकास हुआ, फिर क्या है, उत्पादन शुरू हुआ, मिट्टी का पता चला, आग का पता चला। हमारा इतिहास बहुत ही, हम बहुत ज्यादा इसके बारे में देखते हैं कि कैसे 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 चीजें हुई। वैसे ही जलवायु का है कि पहले क्या थी, जलवायु बहुत ज्यादा गर्म थी, फिर उसके धीरे धीरे क्या हुई, जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु हमारी कैसी होती गई, ठंडी होती गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मौसम भी आ गए। अब इसमें कारक कौन कौन से होते हैं मौसम चेंज होने का, तो मौसम चेंज होने के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि हमारा हिमालयी क्षेत्र हो गया, ये साथ ही साथ हमारा, यदि हम बात करें बे ऑफ बंगाल हमारे पास में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल हो गया, कर्क रेखा जो होकर के गुजरती है, इसका भी बहुत ही ज्यादा योगदान होता है इसमें। तो इस तरह से जो मौसम के लिए मतलब महत्वपूर्ण कारक हैं और कैसे जलवायु बनती है या किस प्रकार इसका निर्माण होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो किसी स्थान के विशेष समय, जैसे मैंने बताया ना कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, विशेष समय की वायुमंडलीय दशाओं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, पवन की वहां का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है, कैसी पवन है वहां की, और वर्षा आदि को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में मौसम के दीर्घकालिक औसत को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, मौसम जैसे मैंने बताया ना कि कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से बारिश, वहां का तापमान कैसा है, और उसी को जब बहुत ही ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, यानी कि वहां का तापमान, आर्द्रता, पवन, इन सबको हम देखें, और वर्षा, इसको एक दीर्घकालिक समय हो जाता है, तो हम उसी को क्या कहने लगते हैं कि वहां की यह जलवायु इस प्रकार है, यानी वहां का मौसम इस प्रकार है। तो वही हमारा किस में कंसीडर होने लगता है, जलवायु में कंसीडर होने लगता है। तो औसत को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है और उपोष्णकटिबंधीय है।
दोनों ही है। यदि आपके प्रश्न में आए कि बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधी, तो टिक मार करके आना। यदि आए कि बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, तो भी टिक मार करके आना। यदि आपका प्रश्न आ जाए कि बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधी और बी ऑप्शन में दिया हो क्या कि मानसूनी है और नीचे दिया हो एक से अधिक, तब आप दोनों में एक से अधिक वाले में टिक मार करके आना, क्योंकि दोनों ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु जो है वो आपकी पाई जाती है। तो ये तो हो गया जलवायु का कि किस प्रकार से मतलब जलवायु को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि किसको जलवायु कहते हैं, किसको मौसम कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा बिहार के बारे में। ये है हमारा पूरा बिहार। यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा बिहार के जलवायु जो क्षेत्र बताए गए हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये आपका लखीसराय, ये बेगूसराय, खगड़िया वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका AW कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है बिहार की जलवायु को। यहाँ पर आपका CWA कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है बिहार की जलवायु को। पहले तो चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको दिया गया है CWA कॉन्फ़िगरेशन बिहार की जलवायु को। यहाँ पर जाते हैं तो ये पूरा आपका CWA का क्षेत्र आ जाता है और ये वाला आपका बताया गया है AW क्षेत्र। क्या? AW क्षेत्र। तो चलिए, AW का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना, हॉट, सीजनली ड्राई, यूजुअली विंटर। यहाँ पर जो W दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि विंटर यहाँ पे क्या रहता है, ड्राई रहता है, यानी कि यहाँ पर विंटर के टाइम वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो W का मतलब यहाँ पे दिया गया है, दैट इज व्हाट, कि यहाँ पर विंटर ड्राई है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं आपका CWA, सब ट्रॉपिकल मानसून, माइल्ड एंड ड्राई विंटर, हॉट समर। यानी कि यहाँ पर समर जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है गर्म होता है, विंटर जो होता है वो ड्राई रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे समर के टाइम में वर्षा होती है, विंटर हमारा ड्राई है, विंटर के टाइम हमारी कोई वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है इन कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। चलिए आगे आ जाते हैं। तो कोपेन के अनुसार आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु क्या है। तो यहाँ पर उत्तरी बिहार की जलवायु कोपेन ने बताई है CWG जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इनको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, E, इन सारी कैटेगरीज में। तो यहाँ पर उत्तर बिहार की जलवायु जो कोपेन के अनुसार है दैट इज CWG जलवायु क्षेत्र है। आपसे बस इतना ही पूछेगा, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण बिहार की जलवायु को इन्होंने बताया है AW जलवायु। ठीक है, तो उत्तर बिहार की क्या है CWG और दक्षिण बिहार की आपकी क्या है AW जलवायु। इसके बाद आते हैं त्रिवार्थ के अनुसार पूछेगा कि त्रिवार्थ ने कैसे इसको डिसाइड किया है, क्या बताया है। तो त्रिवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार की जो जलवायु है दैट इज CAW जलवायु क्षेत्र। कैसी है? CAW जलवायु क्षेत्र है। और वहीं जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है इसका जलवायु कैसा है? तो AW जलवायु क्षेत्र है यहाँ पर। ये किसके अनुसार है? त्रिवार्थ के अनुसार। अब देखते हैं थारवेट के अनुसार कि इन्होंने क्या बताया है। थारवेट के अनुसार है कि बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कैसा है? CAW जलवायु क्षेत्र है। और वहीं जो उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र है वो क्षेत्र है CBW जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। ये इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आया था कि कोपेन के अनुसार जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वो किस प्रकार है। तो उत्तर बिहार की CWG और दक्षिण बिहार की AW जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, W का मतलब बता दिया मैंने, यहाँ पर विंटर ड्राई। अब बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि जलवायु जो होती है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। अब जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी स्पीसीज। क्यों जलवायु को हम इतना महत्व देते हैं? क्योंकि हम क्या है, एक जीवित प्राणी है, हम एक जलवायु में रहना, मतलब अगर हम यूपी में रह रहे हैं या फिर हम भारत की यदि मैं बात करूं, हम भारत में रहे तो भारत में क्या है 3 मौसम आपको देखने को मिलेंगे यूजुअली। ठीक है, कि आपको यहाँ पे विंटर भी मिलेगा, समर भी मिलेगा, यहाँ पे ऑटम सीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे सीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम किसी
मान लीजिए मैं चली जाऊं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे या सदर्न हेमिस्फेयर पे, तो क्या वहां पे मैं सरवाइव कर पाऊंगी? या फिर मैं ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी ना। मैं एक पर्टिकुलर जो जलवायु क्षेत्र है जहां पे मैं रह रही हूँ, जहां पे मैं पैदा हुई हूँ, वहीं पर मैं क्या है सरवाइव कर पाऊंगी। अब अगर इसमें कोई एक्सट्रीम चेंज आएगा तो मेरी बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जलवायु क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, तो वही रीजन है जब आप देखते हो ना कि ये स्पीसीज क्या हो गई, खत्म हो गई, या स्पीसीज डेंजर्ड स्पीसीज में आ गई, इनका अस्तित्व बहुत हजारों साल पहले था, अब नहीं है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जलवायु में निवास कर रहे थे। ठीक है, अब जब उनकी जलवायु में परिवर्तन हुआ, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, तो वो क्या होते धीरे धीरे समाप्त होने लगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए, अंत में जाकर के क्या हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो रीजन इसके पीछे क्या है? रीजन क्या है? जलवायु है, वहां का क्षेत्र है, पानी है, वाटर, वर्षा। तो ये सारे क्या होते हैं? रीजन होते हैं एक जलवायु को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। ठीक, तो उन्हीं की चलिए बात कर लेते हैं। तो हिमालय की स्थिति यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल का क्षेत्र आप देखोगे हिमालयी क्षेत्र हो जाता है पूरा। कर्क रेखा की स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिहार के केस में। बंगाल की खाड़ी से निकटता, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, और बगल में देखोगे आप क्या, बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो वहां से मॉनसून उठता है इसके लिए। फिर नॉर्वेस्टर्न एवं अन्य ग्रीष्मकालिक तूफान जो आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, ये जो आपके 5 पॉइंट हैं, ये किसके लिए आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं? बिहार की जलवायु के लिए, जो इसको प्रभावित करते हैं। आगे देख लेते हैं। बिहार में मुख्यतः 3 प्रमुख ऋतु पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है, और शीत ऋतु जो कि नवंबर से फरवरी तक होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का समय यहाँ पे दिया हुआ है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ठीक है, तो बिहार में इस मौसम का आरंभ जो होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ होता है। किसके साथ होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ होता है, और यही मानसून बिहार के पूर्वी भाग में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, बिहार के पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून को वर्षा शुरू होती है, और 10 से 15 अक्टूबर तक का समय जो है वो वर्षा ऋतु का समय कहा जाता है। ठीक है, राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी भाग के तराई या उत्तरीय गंगेय जो प्रदेश हैं वहां पर होती है। मैदानी भाग के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर, वहीं पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। क्या होती है? स्टेटमेंट वाइज जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना इससे रिलेटेड, तो ये वाली जो लाइनें होती हैं इस तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर कम होती है या ज्यादा होती है, वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती है या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ जब भी आप चलते हो तो वर्षा की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। वहीं इसका उल्टा जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आएगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, और यही रीजन है कि किशनगंज का जो जलवायु है, जो क्षेत्र है, जो वहाँ पे खेती बागान होते हैं, खेती बागान इन द सेंस कि वहाँ का जो क्योंकि आपको थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र देखने को भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। किशनगंज को हाल ही में बिहार की टी सिटी घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो सिमिलर है आपका जो सिक्किम का क्षेत्र हो जाता है, असम का क्षेत्र हो जाता है इनसे, और इसीलिए यहाँ पर चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। तो प्रायः दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवातीय तूफानों द्वारा कुछ व्यवधान होता है। ठीक है, जो झंझावाती वर्षा करते हैं, और इनसे ठंड में अचानक काफी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब वर्षा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ठंड में क्या हो जाएगी? उस टाइम वृद्धि हो जाती है। ये रबी फसल के लिए काफी गुणकारी सिद्ध होते हैं, और सामान्य तौर पर शीत ऋतु काल में जो वर्षा होती है,
सामान्य तौर पर यहाँ शीत ऋतु काल में कुछ वर्षा होती है जो 5 से 10% तक हो जाती है। ठीक है, संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 22 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, और वहीं जनवरी माह का जो औसत तापमान दर्ज किया गया है वो 7.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, तो हो गया शीत ऋतु। अब देखते हैं प्रमुख कृषि जलवायु यहाँ की क्या है। तो इनको 4 बेसिकली जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एग्रो क्लाइमेट जोन 1, एग्रो क्लाइमेट जोन 2, एग्रो क्लाइमेट जोन 3A और एग्रो क्लाइमेट जोन 3B। ठीक है, तो ये आपके सारे जोन दिए हुए हैं। ये आपका जोन 1 है, ठीक है, इसके बाद ये आपका जोन 2 है, ये आपका जोन हो जाता है 3A, ठीक, और ये आपका जोन हो जाता है 3B। ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे जोन है जो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो ये जोन आपको समझ में आ रहा है किस जोन में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। आपका जोन 1 जो होता है वो वेस्ट चंपारण से लेकर के आपका बेगूसराय तक है। वहीं जो आपका जोन 2 है वो सुपौल से लेकर के कटिहार तक है। जोन 3 बक्सर से लेकर के नवादा तक है। वहीं जो आपका जोन 3B है वो आपका लखीसराय से लेकर के कहाँ पे है? बांका तक है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की जाती है। जोन 1 में आपका उत्तर पश्चिमी जलोढ़ का मैदान आ जाता है, ठीक है। वहीं जोन 2 में आपका उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान आता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आपका जोन 3A में आता है। वहीं दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ का मैदान जो आता है वो आपका जोन 3B में आ जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके अनुसार कहाँ कौन सी फसल पाई जा रही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान जो कि आपका जोन 1 में आता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें उत्पादित होती हैं। तो यहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में आप देख सकते हैं, गेहूं का उत्पादन होता है, मक्के का होता है, आलू, ईख, आम और लीची इनका उत्पादन किया जाता है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपका पश्चिमी चंपारण का जिला आ जाएगा, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, इसके साथ मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय, ये पूरा क्षेत्र आ जाता है आपके जोन 1 में। और यहाँ पर ये फसलें जो है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं। अब देखते हैं हम उत्तर पूर्व जलोढ़ का मैदान जो कि जोन 2 में आता है। यहाँ पर आपका चावल का उत्पादन, मक्का, जूट, चाय और अनार ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। जिले यहाँ पे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज हैं। तो 2 जोन आपने ये देख लिए। आगे चलते हैं हम जोन 3 में जो कि आपका जोन 3A है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जोन। ठीक है, यहाँ पे फसल कौन सी होती है? तो चावल, गेहूं, आलू और प्याज की फसल ज्यादा होती है। जिले यहाँ पे हैं शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई और लखीसराय। अब आते हैं अपने अंतिम जोन में, ये क्या है? जोन 3B। और कौन सा है ये? दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान। ठीक है, यहाँ पे फसल की यदि मैं बात करूं तो चावल, गेहूं, अमरूद, मक्का और चना पाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, चावल और गेहूं, जो आपके हर एक जोन में पाया जा रहा है। जिले यहाँ पे रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा और नवादा, फिर उसके बाद जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। तो ये क्षेत्र हैं जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये थे बेसिकली आज के हमारे जलवायु से संबंधित और मिट्टी से संबंधित बिहार के प्रमुख वर्गीकरण और कहाँ कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा करी। आगे के लेक्चर में हम और इससे संबंधित जो भी डिवाइडेशंस होंगे इनके बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।